हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 151 टू सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 150 तक जो है कवर कर लिया, जिसके अंदर हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को देख रहे हैं। जो हमने सेक्शन 135 से लेकर सेक्शन 150 तक के हमने कवर कर लिए। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 151 के अंदर क्या बता रखा है कि किस तरीके से एक विटनेस को एग्जामिन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बताता है सेक्शन 151 के अंदर कि कोई भी जो विटनेस है उसको एग्जामिन करते वक्त उससे स्कैंडिलियस या फिर इनडिसेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाना कोर्ट के द्वारा अलाउड नहीं होगा। अब इसको अगर हम बेयर एक्ट में से रीड करें, आप अपने बेयर को खोल लीजिए तो हम उसमें देखिए तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये बोलता है कि द कोर्ट मे फॉरबिड, कि कोर्ट फॉरबिड कर सकता है एनी क्वेश्चंस और इंक्वायरीज, की कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इंक्वायरी विच इट रिगार्ड्स एज इनडिसेंट और स्कैंडिलियस, जो उसकी नजर में इनडिसेंट और स्कैंडिलियस है। जैसे मैंने एक व्यक्ति को बुलाया कोर्ट के अंदर एज ए विटनेस के तौर पर। अब जब मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो एक नॉर्मल व्यक्ति है जो अपना नॉर्मल घर में रह रहा है। मैं उससे आगे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आप चोर हो, आप तो चोरी करते हो सबके घर में। तो ये कैसा क्वेश्चन है? स्कैंडिलियस क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का कोई मतलब थोड़ा ना, आप उसको बेफालतू में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हो, स्कैंडिलियस क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। Although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the court. Although such questions or inquiry may have some bearing on the questions before the court. हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी कुछ वैल्यू हो कोर्ट की नजर के अंदर, अनलेस दे रिलेट टू फैक्ट इन इशू। जब तक कि वो फैक्ट इन इशू से रिलेट नहीं करेंगे तब तक कोर्ट की नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर वो फैक्ट इन इशू से किसी भी तरीके से रिलेट कर रहे हैं तो फिर उनसे इस तरीके के स्कैंडिलियस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनडिसेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और टू मैटर नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट, या फिर वो क्वेश्चन इसलिए पूछे जाना जरूरी है ताकि जो फैक्ट इन इशू है उसके लिए जरूरी जो है पता करना कि क्या वो फैक्ट इन इशू सही में है या नहीं है। तो उस वक्त कोर्ट अलाउ कर देता है इस तरीके के स्कैंडिलियस या इनडिसेंट क्वेश्चन। अदरवाइज कोर्ट कोई भी तरीके का कोई इनडिसेंट क्वेश्चन या कोई भी स्कैंडिलियस क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो अलाउ नहीं करेगा। जैसे अगर किसी लड़की से आप पूछ रहे हो, जैसे वो रेप विक्टिम है, उससे पूछ रहे हो कि किस तरीके से आपका रेप हुआ, आप एक एक चीज बताइए, तो ये क्या है? इनडिसेंसी शो कर रहा है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। सेक्शन 151 ये अलाउड नहीं करता। लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये जरूरी है इस तरीके का पूछना कि इसी अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जो फैक्ट इन इशू है ये डिटरमाइन हो जाएगा उससे, तो फिर कोर्ट अलाउ कर सकता है। एक तरीके से कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब कोर्ट को यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर दे दी गई कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। कोर्ट ये डिसाइड करेगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 152 के ऊपर। सेक्शन 151 में हमें इतना ही दिया गया है। फिर सेक्शन 152 के ऊपर आए तो सेक्शन 152 में बोलता है क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट एंड एनॉय, कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन जो विटनेस की इंसल्ट करे या उसको गुस्सा दिला दे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के ऊपर अगर कोई कमेंट करते हैं, पर्सनल लाइफ के कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे हम उसकी मदर के ऊपर कोई कमेंट करते हैं कि हम उसको बोलेंगे कि आपकी मदर प्रोस्टिट्यूट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, तो एकदम से कोई भी व्यक्ति को गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। ये उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसको गुस्सा आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन से। कोई मतलब नहीं बनता इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का। तो कोर्ट इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन, उसकी वाइफ के ऊपर कुछ कमेंट कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कमेंट कर रहा है, तो इस तरीके जो क्वेश्चन होंगे वो अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि उसके कारण उस व्यक्ति की इंसल्ट हो रही है या उस व्यक्ति को उससे गुस्सा आ जाएगा। उससे बार बार आप एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हो तो उससे एनॉय हो जाएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरीके जो क्वेश्चंस होंगे कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगा, वो मना कर देगा कि आप ये क्वेश्चन मत पूछिए। द कोर्ट शेल फॉरबिड एनी क्वेश्चन, तो कोर्ट जो है फॉरबिड कर देगा इस तरीके के क्वेश्चन को, अलाउ नहीं करेगा इस तरीके के क्वेश्चन को विच अपियर्स टू इट टू बी इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय, जो उस कोर्ट को लगेंगे देखने में कि ये जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये किसी भी तरीके से विटनेस की इंसल्ट कर रहा है या उसको गुस्सा दिला रहा है। और विच दो प्रॉपर इन इटसेल्फ अपीयर्स टू द कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म, कि क्वेश्चन तो प्रॉपर है लेकिन वो किसी तरीके से भी जो है ऑफेंसिव हो रहा है, वो क्वेश्चन वो नहीं पूछा जाना चाहिए, तो फिर कोर्ट जो है उस क्वेश्चन को अलाउ नहीं करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो इंसल्ट या एनॉय कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो सेक्शन 152 के अंदर हमें इतना बताया गया। फिर आते हैं हम सेक्शन 153 के ऊपर। सेक्शन 153 क्या बोलता है? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। भाई हमने किसी विटनेस को बुलाया,
हमने उसकी वेरासिटी टेस्ट करने के लिए, जैसे हमने पीछे सेक्शन में देखा था कि हम किसी भी विटनेस की वेरासिटी टेस्ट कर सकते हैं, तो उससे रिगार्डिंग हमने उससे कोई क्वेश्चन पूछा। अब उससे जब हमने वो क्वेश्चन पूछा, उसके अंदर मान लीजिए कि उसने उस बात को मना कर दिया जो चीज हमने पूछी। अब हम इस चीज की डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे कि भाई देखिए झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि अगर हम उसकी डिटेल के अंदर चले गए तो वो जो प्रोसीडिंग है वो इतनी लंबी चल जाएगी। अब उसकी अलग से इंक्वायरी, अलग से ट्रायल, अपने आप में फिर ऐसे किसी आप और चीज को बुलाओगे, फिर उस चीज का सच जानने की कोशिश करोगे, तो वो चीजें इतनी लंबी चली जाएंगी। जो मेन केस चल रहा था, जो मेन फैक्टिंग इशू था, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप उन चीजों में फंस जाओगे। तो कोर्ट फिर उन चीजों को अलाउ नहीं करेगा जहां पे इस तरीके की कोई चीज अराइज होती है। तो देखिए सेक्शन के अंदर क्या लिखता है, व्हेन एनी विटनेस आंसर्स एनी क्वेश्चन, कि जब कोई भी विटनेस किसी क्वेश्चन का जवाब देता है विच इज रेलिवेंट इन सो फार एज इट शेक्स हिज क्रेडिट, कि भाई जो रेलिवेंट है किस चीज के लिए, उसके क्रेडिट को शेक करने के लिए, भाई कि ये जो है व्यक्ति है ये जो सच बात नहीं बोल रहा है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, नो एविडेंस कैन बी गिवन टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम। तो अब उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा, देखिए ये झूठ बोल रहा है, ये तो ऐसी चीज थी नहीं। बट इफ आंसर्स फॉल्सली ही में बी चार्ज विद गिविंग फॉल्स एविडेंस। लेकिन अगर वो फॉल्स कोई चीज झूठ बोल देता है, भाई उसने मुकर गया उस चीज से, वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने उसके अंदर झूठ भी बोल दिया ऊपर से, तो फिर वो आईपीसी के अंदर सेक्शन 193 के ऊपर उसके ऊपर ऑफेंस हो जाएगा, उसके ऊपर उसकी प्रोसीडिंग चलेगी कि भाई उसने ऑफेंस फॉल्स एविडेंस दिए कोर्ट के अंदर खड़े होके, तो उस तरीके की फिर उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस दी गई है। अब किसी व्यक्ति से पूछा गया कि आप पहले जेल में रह के आ चुके हैं, अब वो व्यक्ति मना कर देता है कि नहीं मैं कभी जेल में रह के नहीं आया, तो यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि देखिए झूठ बोल रहा है, तो हम ये दिखा सकते हैं कि देखिए पहले इस जेल के अंदर रह के आ चुका है, जिसके अंदर सेक्शन 298 सीआरपीसी के अंदर भी दिया गया है। तो पहली एक्सेप्शन क्या है, प्रीवियस कन्विक्शन इफ द विटनेस डिनाइज इट, कि भाई यहाँ पे एक्सेप्शन है कि प्रीवियस कन्विक्शन में पूछा गया, उसने उसको मना कर दिया, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम चीज को कोई ला सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि देखिए झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज, ऑफ फैक्ट टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी इफ ही डिनाइज देम, कि कोई ऐसी चीज जो उस व्यक्ति की इम्पार्शियलिटी शो कर रहा है, मतलब जैसे कि हम ये शो कर रहे हैं कि क्या पहले इस, जैसे भी इसके अंदर एग्जांपल भी दिया गया डायरेक्ट में, कि क्या इस व्यक्ति की इसके फैमिली के साथ पहले कोई लड़ाई थी, मतलब कि कोई इस तरीके की लड़ाई थी जिसके अंदर बहुत लंबे टाइम से लड़ाई चलती आ रही थी। तो इस वजह से ये जो इस विटनेस को बुलाया गया, ये जिस बंदे के लिए बुलाया गया उस डिफेंडेंट के साथ इसकी पहले से इतने लंबे टाइम से लड़ाई चल रही थी, तो ये इम्पार्शियल होगा। हो सकता है कि ये इसके फेवर के अंदर चीजें ना बोले, उसके अगेंस्ट बोले। तो ये शो करने के लिए उससे पूछा गया कि आपकी इसके साथ लड़ाई हुई थी पहले इसकी फैमिली के साथ, अब उसने मना कर दिया, तो यहाँ पे हम इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंसेस शो कर सकते हैं कि देखिए एफआईआर हो रखी है या इनके बीच में पहले लड़ाई चल रही है, तो इस चीज को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो ये दो एक्सेप्शंस दी गई है जिनको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं अगर एविडेंस जो है वो चीज को डिनाई करता है। तो अदरवाइज हम उसके लिए कोई एविडेंसेस नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जो उससे प्रोसीडिंग्स है वो बहुत लंबी हो जाएंगी, इतनी लंबी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, जो मेन फैक्टिंग इशू है हम उस पर रह ही नहीं पाएंगे, हम उनको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हम इन्हीं चीजों में फंस जाएंगे। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए हम इस चीज के अंदर जाते ही नहीं है, कोर्ट उसको फिर अलाउ ही नहीं करता कि इस तरीके के एविडेंसेस लेके आइए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ए क्लेम अगेंस्ट एन अंडर राइटर इज रजिस्टर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, की इस तरीके का बोला गया कि ए जो है क्लेम करता है कि एक अंडर राइटर जो है वो फ्रॉड के बेसिस पे उसके ऊपर ये क्लेम लगा हुआ है। द क्लेमेंट आस्क्ड इज वेदर इन फॉर्मल ट्रांजैक्शन ही हैड मेड फ्रॉडलेंट क्लेम, ही डिनाइज इट। उससे पूछा गया कि पहले भी आपके ऊपर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर फ्रॉड लगा हुआ है कि आपने फ्रॉड किया है, और वो उस बात से मना कर देता है। तो यहाँ पे उसने उस बात से मना कर दिया, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम कोई भी एविडेंसेस नहीं लेके आएंगे। The evidence is offered to show that he did make such claim। तो यहाँ पे जो इस तरीके के अगर हम कोई एविडेंसेस लेके आ रहे हैं उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, देखिए नहीं इसने पहले भी इस तरीके की जो है फ्रॉड किया हुआ है, तो फिर वहां पे वो जो एविडेंस होंगे वो इनएडमिसिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 152 के अंदर मना किया गया कि अगर कोई भी एविडेंस इस तरीके से करता है, कोई विटनेस इस तरीके से करता है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई एविडेंसेस नहीं लाए जाएंगे। जैसे ए विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही वाज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम अ सिचुएशन फॉर डिसऑनेस्टी, जैसे एक विटनेस से पूछा गया कि क्या आप उस जगह से डिसऑनेस्टी के कारण तो नहीं निकाले गए थे, वो कहता है कि नहीं मैं इस कारण नहीं ले, उसने मना कर दिया नहीं। अब जो वकील है वो क्या करता है, एविडेंस लेके आता है टू शो दैट ही वाज डिसमिस्ड फॉर डिसऑनेस्टली, कि भाई देखिए ये तो झूठ बोल रहा है, तो डिसऑनेस्टी की वजह से यहां से निकला था। तो यहाँ पे इस तरीके के एविडेंस जो है वो इनएडमिसिबल हो जाएंगे। ऐसी ए अफर्म्स दैट ऑन अ सर्टेन डे ही सॉ बी एट लाहौर, ए जो है अफर्म करता है, दावा करता है कि मैंने बी को लाहौर पे देखा था, लाहौर एक जगह पे देखा था। अब यहाँ पे अब उस ए से पूछा जाता है, ए इज आस्क्ड वेदर ही हिमसेल्फ वाज नॉट ऑन दैट डे एट कलकत्ता, कि क्या वो खुद उस दिन कलकत्ता में नहीं था, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया।
अब यहाँ पे वो मना कर देता कि नहीं मैं कलकत्ता के अंदर नहीं था। अब ये एविडेंस लिया आया गया कि देखिए झूठ बोल रहा है, कोलकाता के अंदर था। तो यहाँ पे जो एविडेंस है एडमिसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे उस व्यक्ति को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो मेन फैक्टिंग इशू है वो हमारा सॉल्व हो रहा है, जिससे प्रूव हो रहा है कि वो उस दिन क्या बोलता है कि द एविडेंस इज एडमिसिबल नॉट एज कॉन्ट्रडिक्टिंग ए ऑन फैक्ट विद इफेक्ट हिज क्रेडिट बट एज कॉन्ट्रडिक्टिंग द एलिज्ड फैक्ट। इस बात को जो है, जो इफेक्ट था, एलिज्ड फैक्ट था कि जो बी था वो सीन ऑन द डे इन क्वेश्चन ऑफ लाहौर, ये झूठ बोल रहा है कि इसने उस दिन बी को लाहौर में देखा। इस ये जो फैक्ट इशू था इसको सॉल्व करा, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का जो एविडेंस लाया गया वो एडमिसिबल होगा। तो हमें सेक्शन 153 के अंदर इतना बताया गया। फिर आते हैं हम सेक्शन 154 के ऊपर। 154 के अंदर इसको बहुत फेमस है इस बात को बोलने के लिए कि इसके अंदर हॉस्टाइल विटनेस जो होते हैं उसको हम क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। देखिए हॉस्टाइल विटनेस वर्ड कहीं पे भी एविडेंस एक्ट के अंदर यूज नहीं किया गया, एडवर्स विटनेस कहीं पे भी यूज नहीं किया गया। तो इसलिए जब कोर्ट इस तरीके से अलाउ करता है किसी व्यक्ति को सेक्शन 154 के अंदर, मतलब सेक्शन 154 के अंदर क्या होता है कि हम अपने ही जिसको हमने एग्जामिनेशन इन चीफ करना था उसी के लिए कोर्ट अलाउ कर देता है कि आप इसको इसका क्रॉस एग्जामिन भी कर लीजिए। मतलब जो एडवर्स पार्टी को चीजें करने के लिए अलाउड होती है, जैसे सेक्शन 143 के अंदर, 145 के अंदर, 155 के अंदर, वही चीजें सेम जो पार्टी जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया उसको भी अलाउड हो जाती है कि आप इसको क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए। अब यहाँ पे जब कोर्ट अपना जजमेंट लिख रहा होता है या कोर्ट अपना ऑर्डर लिख रहा होता है तो उसके अंदर वो कहीं पे भी ये वर्ड नहीं लिखेगा कि मैंने इस वजह से इसको अलाउड किया क्योंकि जो विटनेस था उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया, कि डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल, या फिर इस तरीके से नहीं लिखेगा कि डिक्लेयर्ड अनफेवरेबल। इस तरीके से कहीं नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ कहीं भी हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर हॉस्टाइल, अनफेवरेबल, एडवर्स विटनेस इस तरीके के वर्ड यूज नहीं हुए हैं। तो पहले हम इसके अंदर रीड करते हैं क्या बोलता है। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, अब ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कि देखिए मेरा विटनेस जो है वो हॉस्टाइल हो गया, तो कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है, जज को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है ये देखने के लिए कि क्या ये विटनेस हॉस्टाइल हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब कि क्या ये सच को छुपा रहा है या नहीं छुपा रहा है, या फिर जो बात जिस चीज के लिए इसको बुलाया गया था ये उस चीज से हट रहा है। और ये चीज वो किस तरीके से देखेगा, उसका डेमनर देखेगा, उसका हाव भाव देखेगा कि किस तरीके से बातें बता रहे हैं, तो उस तरीके से कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखेगा, वो प्रोसिक्यूशन के कहने पे नहीं जाएगा। जैसे वो देखेगा कि पहले तो इसने स्टेटमेंट कुछ और दी थी 161 के अंदर या 164 के अंदर, अब ये बातें चेंज कर रहा है अपनी, तो इस तरीके से कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। प्रोसिक्यूशन के कहने पे वो नहीं कहेगा कि भाई ये जो है अपनी बात से हट रहा है। अब जब इस तरीके से कोर्ट को लगेगा कि ये देखिए अपनी बात से हट रहा है या फिर जो बात ये सच नहीं बताना चाह रहा, तो फिर कोर्ट अलाउ कर देगा कि आप इसको क्रॉस एग्जामिन कर दीजिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोर्ट सिर्फ इन्हीं चीजों के अंदर उसको अलाउ करेगा क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। कोर्ट उसको वैसे भी अलाउ कर सकता है, कोर्ट को लगता है कि हाँ मुझे अलाउ कर देना चाहिए कि इसको एक क्रॉस एग्जामिन कर ले, जिस पार्टी ने चीफ के लिए बुलाया था, कि कुछ बातें छूट रही हैं या फिर कुछ बातें इस तरीके की जो ये पूछे तो ठीक रहेगा, तो कोर्ट फिर उसको तब भी अलाउ कर सकता है। अब देखिए क्या बोलता है कि द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, की अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करके परमिट द पर्सन हु कॉल्स एज विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम, कि उस व्यक्ति को अलाउ कर सकता है जिसने उस विटनेस को बुलाया कि उससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी, जिस तरीके का क्वेश्चन एडवर्स पार्टी के द्वारा पूछा जाता है उस व्यक्ति से। Where a party calling a witness and examining discover that either hostile or unwilling to answer the question to put him, he may, और भाई जहां पे भी उसको ऐसा लगता है कि जिस विटनेस को मैंने बुलाया था तो कोर्ट से परमिशन ले सकता है। भाई जो प्रोसिक्यूशन या फिर जो दूसरी पार्टी डिफेंडेंट है उसको ऐसा लगता है, एक्यूज वाली जो पार्टी है उसको ऐसा लगता है कि जिसको मैंने बुलाया है ये जिस चीज के लिए बुलाया था उस तरीके की चीजें नहीं दे रहा या ट्रुथ नहीं बता रहा, तो फिर वो कोर्ट से परमिशन मांग सकता है। फिर कोर्ट को लगेगा तो फिर कोर्ट अलाउ करेगा, अदरवाइज कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। इसके अंदर हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बताया गया। उसके बाद हमें इसके अंदर पार्टीजन विटनेस के बारे में बताया गया। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जिस विटनेस को बुलाया उसके साथ आपका किस तरीके का रिलेशन था। मान लीजिए कि वो जिस व्यक्ति के लिए बुलाया वो उस व्यक्ति की वाइफ थी या उसका कोई ब्लड रिलेशन था उसके साथ, तो इस तरीके के रिलेशन होगा तो फिर वहां पे भी उसको अलाउ किया जा सकता है, क्योंकि वो फिर अलग तरीके से उसके ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं रहेगी जितनी नॉर्मली रहती। लेकिन ये नहीं कि हम उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे, लेकिन इतना भरोसा नहीं कर सकते कि आप पूरा ही केस उसके ऊपर डिपेंड कर दो, क्योंकि उसके साथ उसके रिलेशंस है, वो शायद उसके फेवर के अंदर विटनेस दे। तो इसके अंदर हमें यही बताया गया। और जो इंटरेस्टेड विटनेस होता है, जिसको इंटरेस्टेड विटनेस बोला जाता है, इंटरेस्टेड विटनेस को हम अप्रूवर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अप्रूवर जो हम सेक्शन 307 ऑफ सीआरपीसी के अंदर देखते हैं, तो उसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं, वहां हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है कि जहां पे कोई जो साथ में जिसने ऑफेंस कमिट किया होता है, कोर्ट उसको अलाउ कर देती है कि आप इसके अंदर विटनेस बन जाइए, अगर आप बातें सही बताएंगे तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, तो वो चीजें अलग है। तो हम उसकी तरह इसको ट्रीट नहीं करेंगे, चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएगी उसके अंदर।
तो हमें यहाँ पे इसके अंदर इतना ही बताया गया कि सेक्शन 154 के अंदर हम बाकी देख लें कि हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है। हॉस्टाइल विटनेस वो होता है जो ट्रुथ को बताने के लिए डिसीरियस होता है, मतलब डिजायरस नहीं होता, जो ट्रुथ नहीं बताना चाहता। या फिर एडवर्स विटनेस वो होता है जो कि जिस चीज के लिए उसको बुलाया गया था उससे मुकर जाता है, वो कुछ और बातें बताने लग जाता है। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट को जब लगता है कि ये विटनेस एडवर्स हो गया या ये विटनेस हॉस्टाइल हो गया, तो फिर वो अलाउ कर देते हैं कि आप इसको क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए। कौन क्रॉस एग्जामिन करेगा? वही पार्टी जिसने उसको बुलाया। तो सेक्शन 151 से लेकर सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम आगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 166 तक जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद हम सेक्शन 167 देखेंगे और हमारा जो एविडेंस एक्ट के जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वाला पार्ट है वो हमारा खत्म हो जाएगा।